नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। काफ़ी दिन हो गए हैं, आज अपना वीडियो फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैंने कारण आपको बता दिया है कि इतना दिन हम लोग कहाँ थे और क्या हुआ और आगे हम लोग क्या प्रोसेस रखेंगे। कंप्लीट ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब धीरे धीरे बीच में गैप हो जाए तो आप लोग ये मत सोचना, एक दो दिन का ही गैप हो सकता है, बाकी प्रॉपर तौर पर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं है इसका, बिल्कुल फ्री में। स्टार्टिंग से हमने संविधान पढ़ा है और कंप्लीट ही हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे ही अपना संविधान कंप्लीट होता है फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। तो आप लोग देखा करो इसको कंप्लीट ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, लास्ट क्लास में जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का क्या प्रावधान है, हाई कोर्ट में कैसे न्यायाधीश बनते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, उन सभी के बारे में हमने कंप्लीट बात की है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उससे पहले हमने पढ़ा, हाई कोर्ट से पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। तो बिल्कुल हम सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में कि किस आर्टिकल में प्रावधान देखने के लिए मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। यदि हम लोग बात करें जो भाग 5 है, संघ जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। यदि हम लोग बात करें भाग 5 की, हम लोग जब बात करते हैं तो भाग 5 में हमारे किस आर्टिकल से कौन से आर्टिकल दिया गया है। भाग 5 की हम लोग बात करते हैं तो 52 से आर्टिकल 151 तक का प्रावधान देखने के लिए मिलता है भाग 5 में। आर्टिकल की हम लोग बात करें तो अब उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ चुके हैं, क्योंकि हाई कोर्ट तो अगला भाग 6 का भाग है। जो भाग 6 है उसका पार्ट है हमारा हाई कोर्ट, पर हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ किसको पढ़ लिया है? हाई कोर्ट को पढ़ लिया है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब जब हमारे बाद ये लास्ट में आता है कि भाग 5 का आर्टिकल 148 से 151 का प्रावधान, तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कैग, जिसको हम बोलते हैं कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉरी, अटॉर्नी जनरल हम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको बोलते हैं कंप्ट्रोलर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं कैग। ये थोड़ा सा मिस हो रहा है, बार बार इसको हम लोग सही करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आप लोग सही करना। कैग को बोलते हैं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं कैग। अभी हम लोग बात करेंगे हिंदी में भी, इसको हम लिखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हम इसको बोलते हैं। और प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 151 से, आर्टिकल 148 से 151 में प्रावधान इसका देखने के लिए मिलता है। ये भाग हमारा 5 का लास्ट टॉपिक है
कैग जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मोस्टली हम लोग उसी पार्ट्स को पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में अधिक पूछा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। कैग की क्या प्रावधान है, कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, क्या इसके बारे में लिखा गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था पहले और उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छे से और ध्यान से आप लोग इसको समझना कंप्लीट ही। हम लोग बात करते हैं कि इसके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जर्नल ऑफ ऑडिटर जनरल। यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, यानी ऑफ इंडिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम बोलते हैं कैग। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आर्टिकल 148 से 151 में इसका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें आर्टिकल 148 में क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 148 की हम लोग बात करते हैं तो क्या प्रावधान किया गया है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल 148 में प्रावधान किया गया है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये प्रावधान आर्टिकल 148 में दिया गया है। यदि हम लोग बात करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, तो उनके कथन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्या कहा है उन्होंने, तो वहाँ पर इसको एक संविधान का सबसे सर्वोच्च अधिकारी बताया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान का एक सर्वोच्च अधिकारी है जो राष्ट्रपति के बराबर क्या होता है, एक मुख्य अधिकारी होता है। और इसके बाद हम लोग बात करें जैसे इसका प्रावधान पहले कहीं देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं, तो हम लोग बात करें इसका पहले प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में देखने के लिए मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। तो आर्टिकल 148 में क्या लिखा हुआ है, भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये प्रावधान आर्टिकल 148 में देखने के लिए मिलता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथन की बात करें हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कथन कहा है, तो कैग संविधान का सर्वोच्च अधिकारी है जो राष्ट्रपति के सम्मुख है, यानी राष्ट्रपति के बराबर इसका प्रावधान है, राष्ट्रपति के तुल्य इसको माना गया है। इन्होंने कथन, किसका कथन है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। डॉक्टर BR अंबेडकर, तो उन्होंने इसको क्या कहा है, संविधान का सबसे सर्वोच्च अधिकारी है कैग। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो इसका प्रावधान और कहाँ पर किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 में
इसका प्रावधान किया गया था, किया गया था। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये तो बात सही है बिल्कुल कि आर्टिकल 148 में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अब हम लोग यहाँ बात करें तो इसके योग्यता के बारे में, क्या योग्यताएं इसकी होंगी, किसको बनाया जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या कोई प्रावधान संविधान में इसके लिए देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। तो हम लोग बात करें संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है, योग्यता को नहीं बताया गया है संविधान में कि क्या योग्यता होंगी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। फिर कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। तो 1971 में एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कैग, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल पावर एंड ड्यूटीज एक्ट 1971, यानी 1971 में एक अधिनियम बनाया गया कि कैग की क्या शक्ति होंगी या फिर क्या कार्य होंगे, उसी में किसका प्रावधान किया गया, इसकी योग्यताओं का प्रावधान किया गया कि किसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाएगा। तो योग्यता की हम लोग बात करते हैं तो किसको बनाया जाएगा, बनाने की हम लोग बात करें तो किसको बनाया जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको क्या बनाया जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। इसकी योग्यताओं का उल्लेख, इसकी योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसके लिए कैग पावर एंड ड्यूटीज एक्ट 1971 बनाया गया है, जिसमें योग्यता का भी उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है कैग पावर एंड ड्यूटीज एक्ट 1971 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिया करो। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्या योग्यताएं होंगी और कौन इनकी नियुक्ति करेंगे। तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, लिया होगा आपने पहले स्क्रीनशॉट। जैसे हम लोग बात करें कि हमारे किसको बनाया जाएगा, तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको क्या बनाया जाएगा, जो पूर्व आईएएस अधिकारी होते हैं उनको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ध्यान देना, योग्यता की हम लोग बात करें तो पूर्व आईएएस अधिकारियों को कैग नियुक्त किया जाएगा। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पर बात करें इनकी जो नियुक्ति होती है तो उनके संबंध में कोई वारंट जारी होता है या फिर नहीं। जैसे हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा वारंट जारी किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में भी क्या वारंट जारी किया जाएगा या फिर नहीं, तो उस बात को आप लोग याद रखना। इनकी नियुक्ति के संबंध में या संदर्भ में वारंट या जिसको हम बोलते हैं अधिपत्र, वारंट या अधिपत्र जारी किया जाता है, ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वारंट जारी किया जाता है या फिर नहीं। तो वहाँ आप लोग याद रखना, ऐसे शर्त पूछता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच करने के लिए सवाल आते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल देने के बाद अगला पॉइंट लिखेगा और उसके बाद यहाँ पर ये लिख देगा क्या इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है या फिर नहीं। तो वहाँ पर एक मिलान, अगला मिलान देकर आपको पूछ सकता है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर बात करें इनकी योग्यताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है या फिर नहीं, तो वहाँ आपका आंसर होगा इनकी योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। उसके लिए अलग से क्या बनाया गया है, एक्ट या फिर कानून बनाया गया है, कैग पावर एंड ड्यूटीज़ एक्ट 1971। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति या फिर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होंगी, पूर्व IAS अधिकारी। और नियुक्ति की बात की जाती है तो कौन, राष्ट्रपति के द्वारा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें क्या जारी किया जाता है, तो अधिपत्र जारी किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें नियुक्ति इनकी हो जाने के बाद इनकी क्या शपथ होगी, कहाँ पर उल्लेख इसका देखने के लिए मिलता है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। यदि हम लोग बात करें इनकी शपथ या फिर ओथ की हम लोग बात करते हैं तो इनकी शपथ का उल्लेख कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, या फिर कई अलग से प्रावधान हैं, या फिर और कहाँ प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यानी आर्टिकल में प्रावधान देखने के लिए मिलता है या फिर अनुसूची या फिर शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं उसमें देखने के लिए मिलता है। तो इनकी शपथ का उल्लेख, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में देखने के लिए मिलता है। इस बात को भी आपको याद रखना होगा। अगले पॉइंट की हम लोग यहाँ बात करते हैं कि यह जो शपथ लेते हैं और किसकी शपथ लेते हैं, तो ये बात आप लोग याद रखना। यह है संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रख सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब हम लोग यहाँ पर बात करें इनके कार्यकाल की, यह कब तक पद पर रहेंगे। कार्यकाल की बात हम लोग करें तो कार्यकाल, तो वैसे कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है कि कितना इनका कार्यकाल होगा, फिर भी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो कार्यकाल की बात हम लोग करें तो कोई भी या कुछ भी निर्धारित नहीं है, कुछ भी निर्धारित नहीं है।
यदि बदलना चाहे तो जैसे सरकार परिवर्तित हो जाती है तो वहाँ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को परिवर्तित किया जाता है, तो वहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे 50 वर्ष की बात की जाती है तो वहाँ पर इसको आप लोग पॉइंट थोड़ा सही करना, कुछ भी निर्धारित नहीं की जगह है संसद निर्धारित करती है, ये थोड़ा आप लोग सही करना। संसद, थोड़ी गलती हो जाती है तो उसको आप लोग सही किया करो। संसद निर्धारित करती है। यदि कुछ भी निर्धारित नहीं होने का मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग बात करें 6 वर्ष, तो ये कुछ भी निर्धारित होने का तो मतलब पॉइंट गलत हो जाएगा। तो इस कारण से ये बात आप लोग याद रखना, इनका कार्यकाल कौन निर्धारित करती है? पार्लियामेंट या फिर संसद निर्धारित करती है। इस बात को आप लोग याद रखना। और एज की हम लोग बात करें तो 65 ईयर या 65 वर्ष की आयु क्या है? इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है कार्यकाल के तौर पर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। कार्यकाल की बात हम लोग करें जैसे 6 वर्ष यहाँ पर निर्धारित है कि 6 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। क्या उससे पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में कहीं उल्लेख मिलता है या फिर नहीं। तो उसका प्रावधान की बात करें कि क्या उल्लेख दिया गया है, इनको यदि 6 वर्ष से पहले हटाना हो तो क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, सेम वही कंडीशन कदाचार, जिसको हम बोलते हैं मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी या फिर अक्षमता, जिसको हम बोलते हैं इनकैपेसिटी, के आरोप में इनको हटाया जा सकता है। तो हटाए जाने के संबंध में हम लोग बात करें तो हटाया जाना, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, इनको निर्धारित समय से पहले भी हटाया जा सकता है, इनको निर्धारित समय से पहले भी हटाया जा सकता है। और किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं? तो कदाचार, जिसको बोलते हैं मिस बिहेवियर, और दूसरा आधार क्या है? इनकैपेसिटी, जिसको बोलते हैं अक्षमता, इनकैपेसिटी के आरोप पर इनको हटाया जा सकता है, ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल कितना होता है, ये सारी बात यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें
इनका वेतन कितना होगा या फिर कौन निर्धारित करता है, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है उसकी हम लोग बात करें तो वेतन या फिर सैलरी की हम लोग इनकी बात करें तो इनका वेतन संसद निर्धारित करती है और इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि क्या है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग लास्ट वीडियो देख कर आओ तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारत की संचित निधि क्या है और कैसे वेतन निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। तो वेतन की हम लोग बात करें, इनके वेतन की, इनका वेतन संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। किस पर? भारत की संचित निधि पर इनका वेतन क्या होता है? भारित होता है। इस बात को आप लोग याद रखना, भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है और कैसा व्यय है? भारित व्यय है। निर्धारित कौन करता है? संसद निर्धारित करती है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? आर्टिकल 148 में इनका प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें इनका कार्य क्या होगा, कहाँ पर कार्य देखने के लिए मिलता है, करते क्या हैं, और उसके बाद हम लोग बात करें CGA एक प्रावधान देखने के लिए मिलता है, एक पद है CGA और एक पद है CAG। तो क्या ये CAG एक ही हैं या फिर CGA एक, ये दोनों एक हैं या फिर अलग अलग हैं, उन सभी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और इसको आप लोग सभी के साथ शेयर करना और मुझको बताना कि और ये सही है, हमने वापस से शुरुआत की है या फिर नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।